हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के लिए दो कंडीशन थे जिसमें अक्षीय पोजीशन हम लोगों ने देखा। अब देखने वाले हैं आज निरक्षीय स्थिति। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति देखने वाले हैं। अब निरक्षीय स्थिति में जानते हैं कि ये भी क्या होते हैं, दो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। मतलब दो ध्रुव क्या क्या होंगे, तो NS होंगे। क्या क्या होंगे? दो ध्रुव, एक होगा N और दूसरा होगा S। तो इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव NS होंगे। ठीक, तो इसी के केंद्र से लंब अर्धक दूरी पर, लंब अर्धक मतलब इसके आधा से, इसके ध्रुव से इसके आधे पॉइंट से लंबवत जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कोई बिंदु P हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस कंडीशन पर हम इस पोजीशन को इस दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में करते हैं। क्लियर हुआ? तो निरक्षीय स्थिति का पहले डेफिनेशन की बात करें कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो जैसे अक्षीय स्थिति क्या होते हैं, तो दंड चुंबक के अक्ष के अनुदिश होते हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या होते हैं, उसके नाम से ही स्पष्ट है, निरअक्षीय। अक्षीय मतलब अक्ष के अनुदिश, निर मतलब नहीं। तो जो अक्ष के अनुदिश ना होकर उसी के मध्य बिंदु से लंब अर्धक मतलब इस दंड चुंबक के अर्धक दूरी पर लंबवत किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अर्थात बढ़ाए गए अक्ष के लंबवत कोई रेखा है, तो उस पर यदि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो वह इस दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाती है। क्लियर है? तो निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, तो किसी दंड चुंबक के, लिख लेना आप लोग, किसी दंड चुंबक के लंब अर्धक मतलब इसके लंबवत आधे दूरी पर लंबवत किसी बिंदु में मैग्नेटिक फील्ड यदि प्राप्त करना हो तो उसे इस NS दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबवत स्थित होती है। क्लियर इतना? तो आगे देखते हैं, इस दंड चुंबक के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन तो कर दिया कि थ्योरी ऐसा होता है इसका। हम लोग इस प्रकार से इसका क्या दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन क्या उस परिभाषा को डेरिवेट किया जा सकता है? तो हाँ, उसको हम डेरिवेट कर सकते हैं, गणितीय कथन में दे सकते हैं। तो गणितीय कथन में लेने के लिए हम लोगों को मानना पड़ेगा, माना कि NS से क्या लेंगे, दंड चुंबक लेंगे। NS से क्या लेना है, दंड चुंबक लेना है। दंड चुंबक है जिसे X अक्ष के अनुदिश रखा गया है, जिसे X अक्ष के अनुदिश रखा गया है। अब ये जो है X अक्ष के अनुदिश रखा गया है, लेकिन ये क्या होते हैं, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो उसके जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2L है। तो लिखेंगे जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। क्लियर इतना? तो हम लोग NS एक दंड चुंबक लिए हैं जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, जिसके ध्रुव बिंदु से, जिसके वही लिख रहे हैं जो डायग्राम में हम रचना करते जा रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके केंद्र बिंदु O से केंद्र बिंदु या ध्रुव बिंदु लिख सकते हो, O से D दूरी पर, कितने दूरी पर, तो O से ये O माना जाता है,
यहाँ से डी दूरी पर कोई बिंदु P है, डी दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर जो कि पहले तो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको लिख लेना है, ठीक है। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना लिखने के बाद और देखो ये दंड चुंबक के क्या है, लंबवत स्थित है, जो कि चुंबक NS के लंबवत, लंबार्धक लिख सकते हैं उसको, लंबार्धक स्थित है। इतना थ्योरी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक। अब इतना थ्योरी लिखने के बाद क्या करोगे, तो चूंकि ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ठीक। क्लियर है ना। तब ध्रुव N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, N के कारण मतलब इस N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या करते हैं, उसकी दूरी को देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तब ये समकोण त्रिभुज दे रहा है, तो इसके कारण इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके चारों दिशा में क्या होने लगते हैं, यहाँ आती है और यहाँ से इस मार्ग में मैग्नेटिक फील्ड B का मान निकलता है, ठीक है। अब ये तो हमने चारों ओर मतलब इस पृष्ठ के बिंदु P के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगी, इधर भी लगेगी। क्लियर। तो बिंदु P के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे शो कर लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है उसको B1 से शो कर लिए, किससे शो कर लिए, B1 से। और B1 बराबर हम जानते हैं कि जो नियतांक होती है μ0.4 पाई होती है, और इंटू करके एक ध्रुव प्राबल्य, माना कि इस पृष्ठ पर ध्रुव प्राबल्य m है, बाई करके इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर ये हम जानते हैं, इसको हम लोगों ने माना फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद जब हम N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखे हैं, तो S के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है ना। यदि अक्षीय स्थिति आप लोगों ने अच्छे से रीड किया है तो निरक्षीय स्थिति आप लोगों को एग्जैक्ट हो रहा होगा हर एक पॉइंट। तो N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वजह से हम लोगों को B1 मिला, उसी प्रकार से S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसके अपोजिट डायरेक्शन पर क्या होने लगेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ थीटा एंगल प्राप्त होते हैं। क्लियर। तब ध्रुव बिंदु ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको क्या नोट करेंगे, B2 से शो कर देंगे। किससे शो कर देंगे, B2 से। और B2 बराबर फिर से आ जाएगा क्या, तो μ0/4 पाई। ठीक है। तो ये जो है इस पर ध्रुव प्राबल्य
m और बटा यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी, जो कि हम कूलाम के जो है स्क्वायर इनवर्स लॉ से प्राप्त किए थे। तो यहाँ s से p के बीच की दूरी, तो s p का स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन सेकंड। अब हम लोगों का ये n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ देख लिए, s के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ देख लिए, लेकिन टोटल अब परिणामी निकालने की बारी आती है ना। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो देखते हैं n के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड और s के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। और दोनों की अक्ष क्या है, लंबवत है। दोनों क्या है, लंबवत अक्ष पर स्थित है। तो इसलिए यहाँ परिणामी तीव्रता आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे एक ही अक्ष पर था, यही था, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन था, बट ये दोनों लंबवत उसी डायरेक्शन पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से बनने वाली एंगल भी उसी डायरेक्शन पर है और इससे बनने वाली एंगल भी उसी डायरेक्शन पर है, अर्थात दोनों में क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे। तो इससे पहले आप लोगों को यदि याद होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर हम लोग किसी भी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। तो धारावाही परिनालिका के अक्ष पर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो ए, बी और 5 के वजह से उस पर उसके अनुदिश और लंबवत दो मैग्नेटिक फील्ड कार्य किया था, दो फोर्स कार्य किया था। तो उसी प्रकार एन और एच डैश जो दूसरा 5 था उसके कारण फिर से वहां पर 2 और 5 मतलब 2 एंगल प्राप्त हुए थे। तो अर्थात ये लंबवत है, तो इसीलिए लंबवत है तो उसके एक्सिस पर यहाँ से भी उसके अक्ष पर और यहाँ से भी उसके अक्ष पर क्या होते हैं, एंगल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाती है। अब दोनों तो इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ NP उतना ही दूरी है जितना कि SP, मीन्स दैट यहाँ कह सकते हैं NP इक्वल टू SP, दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जुड़ रहे हैं मतलब 1 और 1 2, इसके लिए 1 और इसके लिए 1, दोनों जुड़ रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इसको लो या तो इसको लो, कोई भी ले सकते हो। तो उसको हम लोग मान लेते हैं B1 को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, B1 को ले रहे हैं, और चाहेंगे तो B2 को भी हम यूज कर सकते हैं। और इंटू करके क्या होता है, तो इंटू करके हम लोगों का कॉस आता है और थीटा। देखो यहाँ से cos 2 θ/2 करने से अच्छा है हम डायरेक्ट cos थीटा का यूज करें। cos 2 θ/2 करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, इसके वजह से यहाँ बनने वाली एंगल थीटा है, इसके वजह से बनने वाली एंगल थीटा है। लेकिन त्रिभुज के एंगल पर जब cos उसके क्या होते हैं, अनुदिश होते हैं, तो cos का जो मान होता है वो 2 θ/2 से उसका भाग जाता है, ठीक है। तो हम 2 θ/2 का यूज ना करके डायरेक्ट हम लोगों का चूंकि लंबवत है, यहाँ बनने वाली एक्सिस क्या मिलेगी, cos मिलेगी। लंबवत रहता तो क्या मिलती, साइन मिलती है। तो यहाँ cos मिल गया, ठीक। इस इक्वेशन को हम लोगों ने छोड़ दिए B बराबर। अब इसको आगे देखते हैं, 2 है तो 2, B1 का मान क्या है, B1 का मान इतना है, उसको रख दो। तो B1 का मान μ0.4 पाई और ये क्या है, तो m/np का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इस 2 को हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ डायरेक्ट उसका गुणा कर देते हैं, अर्थात यहाँ इसको न रख कर यहाँ रख देते हैं। तब नेक्स्ट इक्वेशन B इक्वल मिल जाएगा μ0.4 पाई 2m/np का स्क्वायर। अब देखते हैं कि जहाँ ये B का वैल्यू मिला हुआ है μ0.4 पाई, ये वाला इक्वेशन 2m/np स्क्वायर इंटू cos थीटा मिला है। अब उसको आगे कैसे हल करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को क्या क्या चाहिए, यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, एक तो np का वैल्यू चाहिए और
और एन पी क्या है, एन से पी तक की दूरी अर्थात कर्ण की दूरी है। और जैसे ही कर्ण का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को cos थीटा का फार्मूला मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज के लिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हम लोगों के पास तो आधार है ही, सिर्फ चाहिए किसका मान, कर्ण का मान चाहिए। तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से एनपी की दूरी से। तो जब भी समकोण त्रिभुज होते हैं तो वहां पर बौधायन प्रमेय अर्थात पाइथागोरस प्रमेय वर्ग करता है। तो एनपी का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग होता है। तो लंब का वर्ग मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ओपी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर। क्लियर ना। तो OP का स्क्वायर किसको दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ डी तक को दे रहा है। तो बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस करके हो जाएगा एन स्क्वायर। ओ एन क्या दे रहा है, यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है। तो इसलिए मिल जाती है डी स्क्वायर प्लस करके एन स्क्वायर। क्लियर ना। अब आगे देखते हैं, चाहिए किसका वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन हम यहाँ लिख दिए हैं। आगे देखते हैं उसको। तो cos थीटा बराबर जब आधार बटा कर्ण होती है तो यहाँ cos थीटा हो गया और आधार का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो O से N तक है, O N हो गया और कर्ण क्या है, M से P है, तो N P हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हम लोगों ने किया। तो आधार का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी L है और बटा करके NP है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों को इतना मिला, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, उस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट में आएगा ये, है ना। तो ये अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम लोगों को मिल गया। क्लियर इतना। अब ये जो cos थीटा का वैल्यू मिला हुआ है उसको हम इस समीकरण थर्ड मान सकते हैं, इसको तीसरे समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। पहला और दूसरा तो हो गया था, उसको मान लिया तीसरा समीकरण। और इस वैल्यू को, cos के वैल्यू को समीकरण 3 में हम लोगों को पुट करना है। तो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा, देन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ठीक। तो यहाँ कहाँ, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या मिलता है, b बराबर मिल जाता है μ0/4 पाई और यहाँ 2m है तो 2m और बाई करके क्या है, np का स्क्वायर। np के स्क्वायर की जगह हम लोगों ने निकाला है क्या, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ तक निकाल लिए। फिर उसके बाद cos थीटा है और cos थीटा का मान हम लोगों ने निकाला है इतना। तो cos थीटा की जगह रख देंगे l बाई करके अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंडर रूट का मान 1/2 होता है। क्या होता है, अंडर रूट का मान 1/2 होता है। तो उसको पावर ऑफ में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना, μ0/4 पाई और ये 2 ml है, अंश का अंश कर देते हैं तो 2 ml हो गया। 2 ml का हम जानते हैं, कल का पढ़ चुके हैं, कल परसों का, क्या, चुंबकीय आघूर्ण है। तो यहाँ इतना को तो रहने देते हैं, यहाँ कुछ नहीं, मीन दैट 1 है। तो ये आ गया डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर ऑफ 1। इसको जब हम लोग अंडर रूट को पावर ऑफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर ऑफ 1/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। आगे देखते हैं, तो μ0/4 पाई तो एज इट इज उतार लेंगे। अगला स्टेप में ये चुंबकीय आघूर्ण दिया, चुंबकीय आघूर्ण में कैपिटल एम रख दिए हम लोग, 2 ml की जगह कैपिटल एम। क्लियर। अब देखो जब आधार सेम रहता है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/2। इतना तो सबको आता है ना। तो हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। क्लियर है। तो ये आ गया हम लोगों को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए।
यदि डायग्राम से इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि डी की दूरी जो है एल की दूरी से काफी बड़ी है। डायग्राम से, हालांकि मेरे डायग्राम से थोड़ा गलत दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, उससे थोड़ा लेंदी है, ज्यादा लेंदी है। तो उस कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं चित्र अनुसार। किसके अनुसार? तो चित्र के अनुसार। चित्र अनुसार देखते हैं कि L इज द वेरी लेस देन D, तो यहाँ पर हो जाएगा D इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू L। तब उस कंडीशन पर हम अनएक्सपेक्टेबल किसको मान सकते हैं, L को। तब L की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, उपेक्षा। जैसे समुद्र से एक गगरी बोलना चाहिए, पानी निकालने से समुद्र पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं। उसी प्रकार डी की लेंथ इतनी है कि वहां एल की उपेक्षा कर दें तब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात बी का वैल्यू μ0/4 यहाँ से देखो जो है उसको रख दिए, इनटू m है तो m एज इट इज, डी के जगह में डी तो बड़ा है तो इसको रखेंगे ही, और एल का मान हो गया 0, तो डी स्क्वायर हम लोगों के पास है, एल वैल्यू हो गया टोटल 0। यदि ये टोटल 0 क्योंकि एल की उपेक्षा हो चुकी है, छोटा था तो पावर ऑफ 3/2 तो 3/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो बी का वैल्यू आ गया हम लोगों का μ0/4 और m/d पावर ऑफ 3। दिस इज द ओरिजिनल प्रूफ ऑफ द निरक्षी कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ इतना? तो इस प्रकार हम देखे हैं निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कल देखे थे अक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे और हम आप लोगों का होमवर्क है आगे अक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में अंतर ज्ञात करना। कम से कम 5 अंतर आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है।